नमस्कार। आज हम गहराई से बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच जो ताकत का खेल चल रहा है उस पर। हाँ, ये सवाल हमेशा रहता है कि असल में दबदबा किसका है। बिल्कुल। हमारे सामने एक दस्तावेज है, ईरान इजराइल शक्ति संतुलन विश्लेषण। इसके कुछ हिस्से हैं और हमारा मकसद है कि हम सैन्य, भू राजनीति, अर्थव्यवस्था और सॉफ्ट पावर जैसे जो मुख्य पहलू हैं उन पर दोनों देशों की ताकतों को तौलें, उनको समझें। सही बात। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तस्वीर काफी पेचीदा है मुझे लगता है। एक तरफ पारंपरिक सैन्य ताकत दिखती है, बिल्कुल, और दूसरी तरफ वो जो आपने कहा असमित प्रभाव, कुछ अलग तरह का असर डालने की क्षमता। हाँ बिल्कुल। और ये जो असमित प्रभाव है ना, ये समझना बहुत जरूरी है। लेकिन पहले अगर पारंपरिक सैन्य ताकत देखें तो हाँ, लगता है कि इजराइल का पलड़ा थोड़ा भारी है। कैसे? मतलब क्या है उनके पास? देखिए, उनके पास टेक्नोलॉजी है बहुत एडवांस्ड। F-35 जैसे लड़ाकू विमान है, स्टेल्थ वाले। हाँ स्टेल्थ। फिर वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम, आयरन डोम तो सब जानते हैं, लेकिन डेविड स्लिंग भी है। कई परतें हैं मतलब। बिल्कुल, कई परतें हैं। छोटी दूरी के रॉकेट से लेकर मध्यम दूरी की मिसाइलों तक को रोकने की क्षमता। और हाँ, उनकी साइबर क्षमताएं। वो स्टक्सनेट वायरस का जो किस्सा था, हाँ, माना जाता है कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को से बहुत नुकसान हुआ था। कथित तौर पर हाँ। और फिर वो अघोषित परमाणु हथियार, जिनकी संख्या करीब 80-90 के आसपास मानी जाती है। हाँ, हालांकि वो मानते नहीं हैं। और ऊपर से अमेरिका का सपोर्ट, अरबों डॉलर की सैन्य मदद हर साल। तो ये तो हुई इजराइल की बात। लेकिन फिर ईरान, सीधे मुकाबले में तो शायद वो टिक ना पाए। शायद सीधे मुकाबले में नहीं, हाँ। लेकिन ईरान की ताकत अलग तरह की है। वो असम्मित है। उनके पास बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बहुत बड़ा जखीरा है। अच्छा। और उनकी पहुंच सिर्फ इजरायली शहरों तक नहीं, बल्कि खाड़ी में जो अमेरिकी ठिकाने हैं वहां तक है। ये तो गंभीर बात है। और इससे भी बड़ी ताकत शायद उनका प्रॉक्सी नेटवर्क है। हाँ, ये प्रॉक्सीज का जिक्र बार बार आता है। कौन है ये? जैसे लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती हैं, इराक और सीरिया में शिया लड़ाके। ये ईरान को एक अनोखी क्षमता देते हैं। वो इजराइल को या पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकते हैं, बिना खुद सीधे सामने आए। बिल्कुल। वो इनकार करने की गुंजाइश जिसे कहते हैं, वो हमेशा बनी रहती है। और वो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर भी तो उनका नियंत्रण है। हाँ, वो एक बहुत बड़ी रणनीतिक ताकत है। दुनिया का कितना तेल वहां से गुजरता है, उसे वो चाहें तो रोक सकते हैं। तो ये वाकई दिलचस्प है। एक तरफ इजराइल की हाईटेक सेना और दूसरी तरफ ईरान की पहुंच, उसका प्रॉक्सी नेटवर्क, मिसाइलें। क्या इजराइल की ये तकनीकी बढ़त ईरान के इस लगातार कम लागत वाले प्रॉक्सी खतरे का मुकाबला करने के लिए काफी है? ये सवाल हमें भू राजनीति की तरफ ले जाता है। सही कहा। भू राजनीतिक तौर पर देखें तो तस्वीर फिर बदलती है। इजराइल के रिश्ते अमेरिका से, यूरोप के कई देशों से, और अब तो अब्राहम समझौते के बाद खाड़ी के देशों से भी काफी मजबूत हैं। हाँ, ये अब्राहम अकॉर्ड्स एक बड़ा बदलाव था। बिल्कुल। और पश्चिमी खुफिया एजेंसियों के साथ उनका तालमेल भी बहुत गहरा है। तो वैश्विक मंच पर उनकी पकड़ मजबूत है। हाँ, उनकी आवाज सुनी जाती है। जबकि ईरान का असर वो ज्यादातर क्षेत्रीय है। वो उनका प्रतिरोध का अक्ष यानी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, वही, जिसमें सीरिया की सरकार, हिजबुल्ला, इराकी मिलिशिया, हूती वगैरह शामिल हैं। लेकिन वैश्विक स्तर पर उन्हें रूस और चीन का साथ मिलता है ना? हाँ, मिलता रहा है, खासकर संयुक्त राष्ट्र जैसी जगहों पर जहां वीटो पावर काम आती है। तो मतलब जहां इजराइल का ग्लोबल नेटवर्क फैला है, वहीं ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपना एक अलग जाल बुना है। बिल्कुल। ये रीजनल बनाम ग्लोबल प्रभाव का एक क्लासिक केस है, जो अमेरिका और इजराइल के लिए लगातार एक चुनौती है। ठीक है, सैन्य और भू राजनीतिक ताकत समझ आ गई। लेकिन आजकल लड़ाइयां तो अर्थव्यवस्था के मैदान पर भी होती हैं। वहां क्या स्थिति है? यहाँ तस्वीर ज्यादा साफ है मेरे ख्याल से। इजराइल, उनकी हाईटेक इकोनॉमी है, सिलिकॉन वैली कहते हैं। हाँ, इनोवेशन हब। बिल्कुल। 2024 में उनकी अनुमानित जीडीपी करीब $540 अरब। और ईरान, उनके पास तो तेल और गैस के भंडार हैं। भंडार तो हैं, बहुत बड़े हैं, लेकिन वो गंभीर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से जूझ रहे हैं। हाँ, सैंक्शंस का असर तो होगा। बहुत ज्यादा। उनकी अनुमानित जीडीपी करीब $370 अरब है। और वैश्विक बाजार तक उनकी पहुंच बहुत सीमित है। तो आर्थिक तौर पर तो इजराइल का पलड़ा भारी है, साफ तौर पर। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। हालांकि वो ईरान का ऊर्जा वाला कार्ड, वो भी तो है, खासकर एशिया के लिए।
हाँ, वो एक फैक्टर है, लेकिन प्रतिबंध उसे भी मुश्किल बनाते हैं। अच्छा, और सॉफ्ट पावर मतलब सांस्कृतिक प्रभाव, इनोवेशन, इस मामले में? इस मामले में भी देखिए इजराइल काफी आगे है। स्टार्टअप्स में, साइबर सुरक्षा में, मेडिकल टेक में वो दुनिया में एक लीडर है। उनकी इनोवेशन की जो इमेज है वो काफी मजबूत है। बिल्कुल। जबकि ईरान की सांस्कृतिक विरासत तो बहुत समृद्ध है, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, पर्शियन कल्चर। जी, लेकिन जो मौजूदा शासन की नीतियां हैं, सेंसरशिप है, दुनिया से कटाव है, उससे उनकी सॉफ्ट पावर सीमित हो जाती है। हाँ, बहुत सीमित हो जाती है। तो यहां भी इजराइल का दबदबा दिखता है। तो अगर हम इन सबको जोड़कर देखें, कुल मिलाकर कहानी क्या बनती है? एक तरफ है इजराइल की तकनीकी बढ़त, आधुनिक सेना, मजबूत अर्थव्यवस्था, वैश्विक दोस्त, सब कुछ। हाँ, पारंपरिक शक्ति जिसे कहते हैं। और दूसरी तरफ है ईरान की वो क्षमता, विशाल मिसाइल शस्त्रागार, प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने की काबिलियत। और सीधे लड़े बिना अपने लक्ष्य हासिल करने की रणनीति। बिल्कुल। ये जो शक्ति संतुलन है ना, ये बहुत ही नाजुक है, बहुत डेलिकेट। पारंपरिक पैमानों पर देखें तो लगता है इजराइल मजबूत है। हाँ, पारंपरिक पैमानों पर। लेकिन ईरान के पास वो काबिलियत है कि वो खेल बिगाड़ सकता है, लड़ाई को अपनी शर्तों पर खींच सकता है, लंबा खींच सकता है। तो संक्षेप में कहें तो ये पारंपरिक ताकत बनाम क्षेत्रीय प्रभाव और वो असम्मित युद्ध की कला का मुकाबला है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक बेहद नाजुक संतुलन। और ये कब तक बना रहेगा या किधर झुकेगा, कहना बहुत मुश्किल है। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। भविष्य में ऐसा क्या हो सकता है? कौन सी एक चीज जो इस नाजुक संतुलन को किसी एक तरफ निर्णायक रूप से झुका दे? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो ईरान का परमाणु हथियार हासिल कर लेना होगा, या फिर मध्य पूर्व में कोई ऐसा भू राजनीतिक बदलाव जिसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर पा रहे? कुछ भी हो सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए इतना ही।